Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome everyone. BCS 5 के students and MCS 2 के students. ये जो lecture है अभी जो मैं record कर रहा हूँ ये revision lecture है for BCS 5 और MCS 2 के लिए probably शायद ये चीज़ पहले उन्होंने cover ना की हो, but इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जो क्लीन्स थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके. सो ये जो लेक्चर है इट इज अबाउट क्लीन्स थ्योरम. लेट मी ओपन द डाटा जिसको हम यूज करेंगे. आई होप कि आप सबको ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा. ये डॉक्यूमेंट BCS 5 वालों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है और आई बिलीव कि MCS वालों के पास भी ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. कुछ चीजें एड्रेस करना चाहूंगा मैं बिफोर वी मूव ऑन. बेसिकली Kleen's theorem, which was proposed by a person named Kleen. This theorem has three parts. As we can see over here, there are three parts of this theorem. According to the first part, if there is some language that can be represented by some finite automata, चाहे वो finite automata डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो. बेसिकली अगर एक लैंग्वेज को आप फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर आप उसी लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते हैं. दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्लीन्स थ्योरम. देन पार्ट 2 ऑफ क्लीन्स थ्योरम इज कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है जिसके लिए आप ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट लैंग्वेज, तो फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन. सो हमारे पास जिस लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ होगा हम उस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकेंगे. Wait a second, let me see. हाँ जी, I just wanted to see कि recording मैंने on की हुई है नहीं. Then there is the third part of Kleen's theorem. According to the third part, if there is a language represented by some regular expression, then we can also build a finite automata for that particular regular expression. So one by one, we will be looking at these three parts. जो पार्ट 1 है उसको एज सच प्रूव करने की जरूरत नहीं है. उसकी रीजन ये है कि हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन हो, चाहे वो DFA की शक्ल में है चाहे वो NFA की शक्ल में है, तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रेफर्ड एज अ ट्रांजिशन ग्राफ. उस फाइनाइट ऑटोमेटा को हम ट्रांजिशन ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन के ऊपर गौर करो तो वो डेफिनेशन 100% ट्रांजिशन ग्राफ की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है. लिहाजा ये कहना कि एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन ग्राफ, ये 100% ठीक स्टेटमेंट है. मगर इसका कन्वर्स यानी कि इसका ऑपोजिट कि एवरी ट्रांजिशन ग्राफ इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है. सो
एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ ट्रांजिशन ग्राफ। लिहाजा अगर हमारे पास किसी लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उस लैंग्वेज के लिए अलग से ट्रांजिशन ग्राफ बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि वही फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन ग्राफ एज वेल। सो जो पार्ट 1 है, वी डू नॉट नीड टू प्रूव पार्ट 1 ऑफ क्लीन्स थ्योरम। So we move to part 2 of Kleen's theorem, which is very important. Basically, हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन हो, चाहे वो DFA की शक्ल में हो, चाहे वो NFA की शक्ल में हो, चाहे वो कोई ट्रांजिशन ग्राफ हो, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना हमेशा इतना सिंपल और इतना इजी नहीं होता। बाज़-औक़ात ग्राफ्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो उनको देख के उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है, बट अक्सर हमारे पास ये ग्राफ्स इतने सिंपल नहीं होते। So there must be some kind of a method, some kind of an algorithm that should be used for finding out the regular expression of the given graph. वहाँ पर for finding out the regular expression from the transition graph, Kleen's theorem का part 2 plays a very pivotal and an important role. Basically, there are certain steps in finding out the regular expression from the transition graph. वो steps यहाँ पर one by one mentioned हैं. I will be going through those steps. सबसे पहला step, important तरीन step, वो ये है before this step one यहाँ पर mentioned नहीं है, but हमें करना क्या है कि हमारे पास जो भी ट्रांजिशन ग्राफ या जो भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमने उस ग्राफ को जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करना है। जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? We are all familiar with that. Generalized transition graph is like just a transition graph, same properties हैं, मगर जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे जो एजेस होते हैं उन एजेस पे रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हुई होती हैं। तो हमें सबसे पहले जो भी हमें ग्राफ गिवन होगा, सबसे पहले हमने उस ग्राफ को जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि एजेस के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखना है। तो सपोज मेरे पास ये एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में मेरे पास 4 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। ये चारों स्टेट्स मिलकर एक ग्राफ बना रही हैं। दिस इज कलेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक लैंग्वेज है। ये अलग लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ नहीं बना हुआ, ये भी कोई अलग लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ नहीं बना हुआ, बल्कि ये कलेक्टिवली एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें ये देखना है कि हम इस ट्रांजिशन ग्राफ को जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करें। वी कैन सी दैट कि हमारे पास ये जो गिवन ग्राफ है ये ऑलरेडी जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है। हमारे पास एजेस के ऊपर 1 से 3 के दरमियान जो एज है, ये वाला एज, इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन बी लिखी हुई है। ये जो 1 से 3 की तरफ एज जा रहा है, इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए लिखी हुई है, और ये जो 3 पर लूप है, इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन बी लिखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी 2 से 4 पर जाने वाला एज जो है उस पर ए लिखा हुआ है, विच इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन
इसी तरह इस h के ऊपर डबल b लिखा हुआ है विच इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, और लूप के ऊपर a लिखा हुआ है विच इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। लिहाजा ऑलरेडी ग्राफ में वी कैन सी दैट कि हमारे पास एजेस के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। So we do not need to convert this graph into a generalized transition graph because ये already generalized transition graph में converted है। Okay जी, once आपने given graph को generalized transition graph में convert कर लिया, या अगर नहीं करने की जरूरत तो you will leave it like that, जैसे हम इसको convert कर नहीं करेंगे क्योंकि ये already generalized है। तो हमारा जो पहला step होगा after that वो ये होगा कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या हमारे ग्राफ में मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं या मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास दो इनिशियल स्टेट्स हैं, वन भी इनिशियल स्टेट है, टू भी इनिशियल स्टेट है। ये जो माइनस सिंबल है इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनिशियल स्टेट। सिमिलरली हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स हैं, 3 और 4। ये जो प्लस सिंबल है ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ओके जी, अगर तो ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं या फिर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, तो आप क्या करते हो, आप एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करते हो, एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पर एक न्यू फाइनल स्टेट भी बनाओगे जो अगली फिगर में भी हम देखेंगे। तो आप क्या करते हो, आप एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाओगे और उस न्यू इनिशियल स्टेट को इनिशियल का स्टेटस दोगे, माइनस सिंबल लगाओगे, और फिर उस इनिशियल स्टेट को पुरानी जो इनिशियल स्टेट्स थी ग्राफ की यानी कि 1 और 2 उनके साथ थ्रू लेमडा ट्रांजिशन यानी कि लेमडा वाले h की मदद से आप यानी कि h बनाओगे इनिशियल से 1 की तरफ, इनिशियल से 2 की तरफ, और इस h के ऊपर लेमडा लिखोगे, नल स्ट्रिंग लिखोगे, ताकि आपके पास अब एक सिंगल इनिशियल स्टेट आए, दो इनिशियल स्टेट्स ना हो। सो नाउ दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड 1 and 2 आर नो मोर इनिशियल स्टेट्स। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास फाइनल भी दो स्टेट्स थी, लिहाजा हम इन दोनों फाइनल स्टेट्स को रिप्लेस कर लेंगे विद अ न्यू फाइनल स्टेट, एज वी कैन सी दैट। इसको हमने प्लस सिंबल दे दिया टू शो कि ये फाइनल स्टेट है। पुरानी जो फाइनल स्टेट्स थी उनको फाइनल से हटा दिया, दे आर नो मोर फाइनल स्टेट्स, और हमने इन पुरानी फाइनल स्टेट्स को न्यू फाइनल स्टेट के साथ लैम्डा ट्रांजिशन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देख लें कि एजेस की डायरेक्शन क्या है। इनिशियल स्टेट के केस में न्यू इनिशियल स्टेट से एरो जाएगा पुरानी इनिशियल स्टेट्स में, और न्यू फाइनल के केस में पुरानी फाइनल स्टेट से एरो जाएगा न्यू फाइनल के अंदर। इस चीज का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ओके जी। अब बिफोर वी मूव ऑन एक बात याद रखिएगा कि हम लोग, हमारे पास जो भी ग्राफ गिवन होगा, सपोज हमारे पास ये जो ऊपर ग्राफ है इसी ग्राफ की एग्जांपल में देख लूं, मैं चाहूंगा कि मैं इस ग्राफ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊं यूजिंग द क्लीन्स थ्योरम। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास सिर्फ, जैसे हमारे पास दो मल्टीपल इनिशियल थी तो हमने न्यू इनिशियल बनाई, दो मल्टीपल फाइनल थी तो हमने न्यू फाइनल बनाई। इसका मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जब मैं इस ग्राफ को कि इस ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालूंगा तो एक एल्गोरिदम में यूज करूंगा जिसका भी जिक्र आएगा, वी कॉल इट स्टेट एलिमिनेशन मेथड या फिर बायपास एल्गोरिदम। तो मैं उस एल्गोरिदम को यूज करूंगा और बेसिकली मैं इनिशियल और फाइनल के अलावा, इनिशियल एंड फाइनल के अलावा जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, इस पर्टिकुलर केस में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं 1 बाय 1 इन स्टेट्स को एलिमिनेट करूंगा, रिमूव करूंगा किसी एल्गोरिथम के तहत, किसी मेथड, किसी अप्रोच के तहत, दैट इज कॉल्ड स्टेट एलिमिनेशन मेथड। और
वी ऑल्सो कॉल इट बाईपास एल्गोरिदम। तो जब मेरे पास 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेट्स 1 बाय 1 एलिमिनेट हो जाएंगी, तो एट द एंड मेरे पास सिर्फ एक इनिशियल होगी और एक फाइनल होगी, और इनिशियल और फाइनल के दरमियान एक एज होगा, और उस एज के ऊपर मेरे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई होगी। तो अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि जो मोस्ट जर्नलाइज्ड फॉर्म होती है ट्रांजिशन ग्राफ की, वो यही होती है कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है, और उस इनिशियल से फाइनल के दरमियान एक एरो आ रहा होता है, और उस एरो पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है। तो मैंने यही काम करना है कि अपने ग्राफ को जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, और इतना जर्नलाइज कर देना है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल बच जाए, और बाकी बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो सारी 1 बाय 1 रिड्यूस हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, डिस्कार्ड हो जाएं, रिमूव हो जाएं। इज इट क्लियर? आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बेसिकली ये काम कैसे किया जाएगा? इस काम को करने के लिए वी विल यूज अगेन, I am mentioning it, we will be using state elimination method, also known as bypass algorithm. Okay जी, before we do some examples, उससे पहले we need to have understanding कि algorithm काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारे पास step 3 में हमें बताया गया है कि आप किस तरह से states को remove करते हो 1 by 1। तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये एक इनकम्प्लीट ग्राफ है। ये डॉट 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 का मतलब है कि 4 से पहले कोई स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ पर डॉट 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 का मतलब है कि 5 के बाद भी कोई स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ग्राफ का एक सब पोर्शन है, कोई ग्राफ है उसका सब पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारे ग्राफ में कुछ ऐसी शक्ल नजर आती हो जिसमें दो स्टेट्स के दरमियान एक एरो विद रेगुलर एक्सप्रेशन R1 जा रहा हो और एक एरो विद रेगुलर एक्सप्रेशन R2 जा रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, स्टेट 4 से दो एजेस ओरिजिनेट हो रही हैं, एक ये एज है, एक ये एज है, यानी कि दो एजेस निकल रही हैं, और ये दोनों एजेस एक पर्टिकुलर स्टेट 5 पर जाकर टर्मिनेट हो गई, यानी कि 4 से एज ओरिजिनेट हो रहा है और 5 पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, और ये दोनों एजेस जो हैं, ये दोनों एजेस जो हैं वो 4 से ओरिजिनेट हुए हैं और 5 पर टर्मिनेट हुए हैं। सो क्या जरूरत है कि हम 4 से 5 की तरफ दो अलग अलग एजेस बनाएं जब दोनों ही एज 4 से ओरिजिनेट होते हैं और 5 पे टर्मिनेट होते हैं। लिहाजा इसका तरीका क्या होगा कि अगर हमारे पास ग्राफ में कोई ऐसी शक्ल सामने आ जाए तो हम 4 और 5 के दरमियान बजाय दो एज बनाने के सिंगल एज बनाएंगे, और 4 से 5 पर ये जो एज है इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है R1, तो R1 लिख देंगे, और जो दूसरा एज है उस पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है R2, तो R2 लिख देंगे, और दोनों के दरमियान प्लस ऑपरेटर लिख लेंगे। वी ऑल आर फेमिलियर कि R1 प्लस R2 का क्या मतलब है। R1 प्लस R2 का मतलब है कि हमारे पास चॉइस है रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड रेगुलर एक्सप्रेशन R2, यानी कि हम 4 से 5 पर जा सकते हैं बाय रीडिंग R1 और बाय रीडिंग R2। अगर मैंने 4 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 रीड की तब भी मैं 4 से 5 पे जाऊंगा, और अगर मैंने 4 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R2 रीड की तब भी मैं 4 से 5 पर जाऊंगा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि दो लूप्स हैं 5 के ऊपर, दोनों लूप्स 5 से ओरिजिनेट हो रही हैं और 5 पर ही टर्मिनेट हो रही हैं। जारी बात है, लूप है तो लूप
जिस स्टेट से ओरिजिनेट होगी उसी स्टेट पे घूम के वापस आएगी। तो हमारे पास दो लूप्स हैं, R4 और R3। एक लूप है जिसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन R3 लिखी हुई है, एक लूप है जिसपे रेगुलर एक्सप्रेशन R4 लिखी हुई है। तो बजाय इसके कि हम दो अलग अलग लूप्स बनाएं, हमने एक ही लूप बना दी और उस पर हमने इसी तरह से, जिस तरह हमने प्रीवियसली किया, रेगुलर एक्सप्रेशन R3 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन R4 लिख दिया। यानी कि अगर 5 के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन R3 आएगी तो आप लूप बैक करोगे, और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन R4 आएगी तब भी आप लूप बैक करोगे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर इस तरह से हो रहा होगा तो आपको बजाय मल्टीपल एजेस के सिंगल एजेस के ऊपर विद प्लस ऑपरेटर मिडिल में यूज करके आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी को इन्होंने यहाँ पर विद मल्टीपल लूप्स शो किए कि अगर R1 एक लूप है, R2 भी एक लूप है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, अप टिल Rn, तो आप इन सब को सिंगल लूप की मदद से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टिल Rn लिख सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ओके जी, नाउ वी कम टू द स्टेप 4, दैट इज द elimination of states using the bypass algorithm or the state elimination method। दोनों एक ही चीज के मल्टीपल नाम हैं। सो अगर हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ गिवन हो, अगेन वी कैन सी दैट कि स्टेट 4 से पहले कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, स्टेट 6 के बाद भी कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और मेरे पास एक लीनियर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर कि स्टेट 4 है जो 5 से कनेक्टेड है और 5 6 के साथ कनेक्टेड है। 4 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R2 आती है तो हम 4 से स्टेट 5 पर जाते हैं। स्टेट 5 पर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन R3 आती है तो जितनी दफा भी आएगी उतनी दफा हम लूप बैक करेंगे स्टेट 5 पर। अगर 5 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R4 आती है तो वी विल गो टू स्टेट 6। अब क्योंकि हमने स्टेट्स को एलिमिनेट करना है और हर स्टेट में एलिमिनेट होना है अदर देन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सो यहाँ पर इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो इस ग्राफ में ये जो स्टेट 4 है ये ना तो इनिशियल है ना ही फाइनल है, स्टेट 5 भी ना इनिशियल है ना फाइनल है, स्टेट 6 भी ना इनिशियल है ना फाइनल है। लिहाजा अल्टीमेटली इस 4 ने भी एलिमिनेट होना होगा, इस 5 ने भी एलिमिनेट होना होगा, इस 6 ने भी एलिमिनेट होना होगा। हम जब स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हर काम को करने की एक बेस्ट अप्रोच होती है। सो ओवर हियर वी विल बी डिस्कसिंग दैट बेस्ट अप्रोच। सो अगर मेरे पास इस तरह से 3 स्टेट्स आपस में एक लाइन में कनेक्टेड हों तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जो मिडल वाली स्टेट है उसको सबसे पहले एलिमिनेट किया जाए। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मिडिल स्टेट नंबर 5 है, लिहाजा मेरी अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले मैं स्टेट 5 को एलिमिनेट करूं। अब ये जो एलिमिनेशन है ये एलिमिनेशन किसी मेथड के तहत होगी, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के तहत होगी। अब देखिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब मैं 5 को एलिमिनेट करूंगा तो ये जो स्टेट 4 है ये 5 के रास्ते यानी कि वाया 5 यानी कि थ्रू स्टेट 5 हम 4 से 6 पर थ्रू स्टेट 5 जाते थे, यानी कि मैं 4 से 5 पे जाता था और फिर 5 से 6 पे जाता था। अब जब दरमियान में से स्टेट 5 एलिमिनेट होगी तो अब 5 तो रही नहीं, दैट मीन्स अब 4 डायरेक्टली कनेक्ट होगी विद 6। दरमियान में से ये जो 5 है ये स्टेट एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी।
मगर मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि 4 से 5 पर मैं क्या रीड करके जाता था, फिर 5 पर अगर कोई लूप थी तो वो क्या रीड करती थी, और फिर 5 से क्या रीड करता था कि मैं 6 पे जाता था। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस एजेस पे लिखी हैं, इनको मैंने गायब नहीं करना। ये बात नहीं है कि अगर मैं स्टेट 5 को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो 5 के ऊपर या 5 से जो रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करके 5 पे आया जा रहा है, या 5 पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन रीड हो रही हैं, मैं उनको गायब कर दूं। ऐसा नहीं है। लिहाजा मुझे बहुत टेक्टफुली इस चीज को हैंडल करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू कि अगर मैं 5 को एलिमिनेट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि 4 से 6 पे जाने के लिए 5 के रास्ते में क्या रीड करता था, R2। 4 से 5 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R2 रीड करके आता था। फिर 5 पे मैं एक लूप रीड करता था, क्योंकि ये लूप थी तो ये बार बार रीड हो सकती थी, और ये R3 रेगुलर एक्सप्रेशन इस पे लिखी हुई थी। और फिर मैं R4 रीड करता था और मैं स्टेज 6 पर चला जाता था। लिहाजा अब जब 5 बीच में से एलिमिनेट हो गई तो 4 से 6 पे जाने के लिए मुझे क्या रीड करना है, R2 concatenated with, joined with R3 का क्लोजर। R3 का क्यों क्लोजर करेंगे, R3 पे क्यों क्लीन स्टार क्लोजर अप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि ये जो R3 है ये ग्राफ में किसी लूप के ऊपर लिखा हुआ था। लिहाजा जब मैं R3 का क्लोजर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन लूप पर लिखी हुई थी, यानी कि ये बार 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 रिकॉल हो सकती है, आइटरेट हो सकती है, रिपीट हो सकती है। कंकेटिनेटेड विद R4, दैट मीन्स यहां से यहां जाने के लिए क्या रीड होना है, R2 कंकेटिनेटेड विद R3 का क्लोजर कंकेटिनेटेड विद R4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट 5 बीच में से गायब हो गई है और 4 से 6 पे जाने के लिए क्या रीड हो रहा है, R2, R3 का क्लोजर, R4। वी कैन सी दैट R2, R3 का क्लोजर, R4। और हम स्टेट 4 से स्टेट 6 पर चले गए हैं और हमने दरमियान में से स्टेट नंबर 5 जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद लेट्स मूव टू अनदर काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे ग्राफ में आ सकती है ओवर हियर जी। अच्छा जी, अगेन हमारे ग्राफ में मुमकिन है कि हमारे पास जो भी ट्रांजिशन ग्राफ मौजूद है, जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा मौजूद है, उसमें में भी हमारे पास ग्राफ का सब पोर्शन कुछ इस शक्ल में हो। अगेन वी कैन सी दैट कि स्टेट 2 से पहले भी कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट 4 के बाद भी कुछ स्टेट्स हैं। अब हमने अगेन एलिमिनेशन करनी है। अगेन एज आई सेड के इनिशियल और फाइनल के अलावा हर स्टेट में एलिमिनेट होना होता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली ये 2 भी एलिमिनेट होगी, ये 3 भी एलिमिनेट होगी, ये 4 भी, क्योंकि ना तो 2 इनिशियल है ना फाइनल है, ना ही 3 इनिशियल है ना फाइनल है, ना ही 4 इनिशियल है ना फाइनल है। लिहाजा आपने 1 बाय 1 इन सारी स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। मगर अगेन क्योंकि हर काम को करने का एक ऐसा तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच होती है, सो अगेन हम वही बेस्ट अप्रोच यहाँ पर भी यूज करेंगे। अगेन वी कैन सी दैट कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास दोबारा से एक लीनियर स्ट्रक्चर है। एक लाइन में स्टेट्स कनेक्टेड हैं। कैसे? 2 3 से कनेक्टेड है और 3 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, 4 से दोबारा 3 की तरफ भी एरो आ रहा है, मगर अगर हम इसको देखें तो 2 से 3 और फिर 3 से 4, ये एक सीक्वेंस बनता है, एक लाइन में 3 स्टेट्स कनेक्टेड है। सो अगेन बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम मिडल वाली स्टेट को सबसे पहले एलिमिनेट करें। तो ऊपर जो भी हमने नॉलेज अपनी यूज की उसके अकॉर्डिंगली अगर 3 को मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो मैं स्टेट 2 से डायरेक्टली 4 के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। 2 से डायरेक्टली 4 के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। मगर कैसे कनेक्ट होऊंगा? बाय रीडिंग R1 concatenated with R2 का क्लोजर, क्योंकि R2 is on the loop, concatenated with R3। तो we can see that over here कि R1 concatenated with R2 का क्लोजर concatenated with R3, मैं 2 से 4 के साथ कनेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर ये जो एक लूप सी बनी हुई है दो स्टेट्स के दरमियान, 3 से मैं 4 पे जा रहा हूँ, 4 से मैं दोबारा 3 पे आ रहा हूँ। ये जो 3 से 4 और फिर 4 से 3, ये जो एक लूप एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं कि ये एक सर्किट है। क्योंकि लूप जो है वो नॉर्मली एक ही स्टेट पर इस तरह से बनाई जाती है, और अगर दो स्टेट्स के दरमियान इस तरह से कोई लूप एग्जिस्ट करती हो कि आप एक स्टेट से दूसरी पे जाओ और दूसरी से दोबारा पहली पर आ जाओ, तो इसको हम लूप नहीं बोलते, इसको हम सर्किट बोलते। लिहाजा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि हम 4 से 3 पर जाते थे, 3 पर हम एक लूप रीड करते थे और फिर हम वापस 4 पे आते थे। लिहाजा ये जो इंफॉर्मेशन है कि आप 4 से 3 पर जा रहे हो, 3 पर लूप रीड कर रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, इसको मैं ओमिट नहीं कर सकता, इसको मैं खा नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि मेरी फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके बगैर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं बनेगी। लिहाजा मुझे इस बात को भी रिकॉर्ड करना है कि जब स्टेट 3 एलिमिनेट हो तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमसे मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जब मैं 4 से 3 पे जा रहा हूँ और फिर 3 पर ये लूप रीड कर रहा हूँ और दोबारा 4 पर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने 4 से स्टार्ट लिया था, 3 पर आया था और फिर दोबारा 4 पे आया। दैट मीन्स कि 4 से मैं ओरिजिनेट कर रहा हूं और दोबारा फिर मैं 4 पर आके टर्मिनेट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि 4 पर एक लूप बन रही है। लूप वही होती है ना कि एक स्टेट से ओरिजिनेट होती है और उसी स्टेट पे टर्मिनेट होती है। तो अगर मैं इसको यूं रीड करूं कि मैं 4 से 3 पर जाऊं और फिर 3 पर लूप रीड करूं और फिर वापस 4 पर आऊं, दैट मीन्स मैंने स्टार्ट भी 4 से किया था और मैं वापस आया भी 4 पे। लिहाजा आई शुड हैव अ लूप ऑन द स्टेट 4, और इस लूप पे मैं क्या लिखूंगा, R4 कंकैटिनेटेड विद R2 क्लोजर, क्योंकि ये लूप है लिहाजा R2 के ऊपर क्लोजर लगेगा, कंकैटिनेटेड विद R3। सो आई कैन सी दैट कि मैंने 4 से R4 रीड करके 3 पर गया, ये वो R4 है, फिर स्टेट 3 पर मैंने लूप रीड की R2 की, तो R2 का मैंने क्लोजर लिया ये बताने के लिए कि इट इज रिटन ऑन अ लूप, और फिर मैंने R3 रीड किया और मैं फाइनली दोबारा स्टेट 4 पर आ गया। सो अगर स्टेट 4 पर आप स्टार्ट लेते हो तो आप स्टेट 4 पर दोबारा कैसे आओगे, R4 कंकैटिनेटेड विद R2 का क्लोजर कंकैटिनेटेड विद R3, फिर दोबारा R4 कंकैटिनेटेड विद R2 का क्लोजर, फिर R3। जितनी दफा आप चाहो आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करोगे और हर दफा आप 4 से ओरिजिनेट करोगे और 4 पर ही आके टर्मिनेट करोगे। लिहाजा आपके रेगुलर एक्सप्रेशन वुड बी रिटन लाइक दिस ऑन अ लूप। ठीक है, और जारी बात है ये लूप स्टेट 4 पर ही बनेगी क्योंकि स्टेट 3 तो एलिमिनेट हो रहा है, स्टेट 3 का तो नामो निशान ही नहीं है। लिहाजा आपने ये नहीं देखना कि स्टेट 3 से एरो 4 पे जा रहा है और फिर 4 से वापस 3 पे आ रहा है। आपने ये देखना है कि 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो रही है, क्या स्टेट 4 से 3 पर मैं जाके वापस 4 पर आ सकता था? आ सकता था, लिहाजा 4 पर लूप लगनी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ओके जी, नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, दो कि डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगेन इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास पूरा एंटायर ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है, बल्कि उसका एक पोर्शन है। स्टेट 2 से पहले कोई स्टेट्स होती होंगी, स्टेट 4 के बाद कोई स्टेट्स होंगी। अगेन हमारे पास एक सब पोर्शन है, और इस सब पोर्शन में हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं, स्टेट 2, 3 और 4। ना तो स्टेट 2 इनिशियल है ना फाइनल है, ना स्टेट 3 इनिशियल है ना फाइनल है, ना ही स्टेट 4 इनिशियल है ना फाइनल। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली
हमारे स्टेट एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक इस स्टेट ने भी एलिमिनेट होना होगा, इसने भी एलिमिनेट होना होगा और इसने भी एलिमिनेट होना होगा। तो अगेन हम ये देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 आपस में एक लाइन में कनेक्टेड है। मैं 2 से 3 पे जा रहा हूं, फिर मैं 3 से 4 पे जा रहा हूं। तो अगेन बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि मिडल वाली स्टेट को सबसे पहले एलिमिनेट किया जाए। तो जनाब आप ये देखें कि जो मिडल की स्टेट है, इस स्टेट के साथ बहुत सारी स्टेट्स आपस में कनेक्टेड है, लिहाजा बहुत केयरफुली इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले इस ग्राफ पे स्टेट 2 पर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 रीड की जाए तो हम स्टेट 2 पर लूप बैक करते हैं। सिमिलरली स्टेट 4 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R9 रीड की जाए तो हम स्टेट 4 पर लूप बैक करते हैं। अगर मैं स्टेट 2 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R2 रीड करूं तो मैं स्टेट 2 से डायरेक्टली चला जाता हूं स्टेट 4 पे। और अगर मैं स्टेट 4 पर रेगुलर एक्सप्रेशन R6 रीड करूं तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूं स्टेट 2 पर। स्टेट 2 पर R3 रीड करके मैं स्टेट 3 पर आता हूं। स्टेट 3 पर R4 रीड करके मैं दोबारा 2 पर जाता हूं। इसी तरह स्टेट 3 पर R7 रीड करके मैं 4 पे आता हूं। 4 पर R8 रीड करके मैं दोबारा स्टेट 3 पर जाता हूं। और इसी तरह स्टेट 3 पर मेरे पास एक लूप लगी हुई है जिस पर रेगुलर एक्सप्रेशन R5 लिखी हुई है। सो जब मैं स्टेट 3 को एलिमिनेट करूंगा तो आप ये देखें कि 2 से मैं जाता था 3 पे और 3 से मैं जाता था 4 पे। तो जब 3 बीच में से एलिमिनेट होगा दैट मीन्स मैं 2 से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा 4 के साथ। और क्या रीड करके कनेक्ट होऊंगा? 2 से 3 पे पहले जाऊंगा रीडिंग R3, फिर मैं 3 के ऊपर जो मौजूद है लूप उसको रीड करूंगा R5 का क्लोजर कंकैटिनेटेड विद R7। यानी कि अगर मुझे 2 से 4 पर जाना है बरास्ता 3 तो मैं क्या रीड करूंगा R3 कंकैटिनेटेड विद R5 का क्लोजर कंकैटिनेटेड विद R7। तो मैं 2 से कहां चला जाऊंगा 4 पर। अब आप यहाँ पे गौर करें कि 2 से 4 पर जाने के लिए एक डायरेक्ट पाथ था जिसपे R2 लिखा हुआ था। ये पाथ कहीं नहीं गया, ये मौजूद है। 2 से जब भी आप 4 पे जाओगे आप R2 रीड करोगे तो आप 2 से स्टेट 4 पर आ जाओगे। मगर इसके साथ साथ एक एडिशन और हो गया जिसकी वजह से यहाँ प्लस लगा हुआ है। ओके, चॉइस दे रहे कि ठीक है स्टेट 2 पर आप अगर रेगुलर एक्सप्रेशन R2 रीड करो तो आप 4 पे आ जाते हो। बिल्कुल सही है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं 2 पर R2 रीड किया तो 4 पे आ गया। इसके अलावा मैं R2 स्टेट 2 से स्टेट 3 पर जाऊं और फिर 3 से 4 पे जाऊं, ये भी एक रास्ता था। और उस पे क्या लिखा हुआ था R3 कंकैटिनेटेड विद R5 का क्लोजर कंकैटिनेटेड विद R7। तो खाली R2 एक पॉसिबिलिटी नहीं है 2 से 4 पे जाने की, बल्कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है R3 concatenated with R5 closure concatenated with R7 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? ओके जी। फिर इसी तरह स्टेट 4 से स्टेट 2 पर आने के लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन R6 है, डायरेक्ट, फाइन। इसके अलावा आर स्टेट 4 से मैं R8 रीड करके 3 पे आता था, फिर R5 का क्लोजर रीड करता था, फिर R4 रीड करता था और 2 पे आ जाता था। यानी कि 4 से 2 पर आने के लिए एक डायरेक्ट पाथ है जिसपे रेगुलर एक्सप्रेशन R6 लिखी हुई है, प्लस दूसरा पाथ क्या है R8 concatenated with R5 closure concatenated with R4। R8 concatenated with R5 closure concatenated with R4। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ऐसा भी मुमकिन था कि स्टेट 2 से मैं 3 पे जाता, फिर 3 से दोबारा 2 पे आता, यानी कि 2 के ऊपर एक लूप बन जाती। 2 पे ऑलरेडी लूप लगी हुई है जिसपे R1 लिखा हुआ है, तो R1 तो लिखा रहेगा। इसके अलावा 2 पर एक और लूप की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, वो क्या होगी R3 concatenated with R5 closure concatenated with R4। यहाँ पर आप देख सकते हो R3 concatenated with R5 closure concatenated with R4।
सिमिलरली 4 के ऊपर एक लूप है, R9 रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसके अलावा क्या लिखा जाएगा कि हम 4 से 3 पे जाते हैं और 3 से दोबारा 4 पे आते हैं। क्या रीड करके? R8 concatenated with R5 closure concatenated with R7. तो R8 concatenated with R5 closure concatenated with R7. अब आप ये इंपॉर्टेंट बात देखो कि हमने 3 का पत्ता बीच में से साफ कर लिया, 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया, मगर 3 से जो स्टेट्स जिन जिन एजेस के थ्रू कनेक्टेड थी और 3 के रास्ते जहां जहां रसाई मुमकिन थी, जहां जहां जाया जा सकता था, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने पास रिकॉर्ड किए, उसको मैंने छोड़ नहीं दिया। ओके जी, वंस इट इज डन, अब हमारे पास टोटल 2 स्टेट्स हैं, 2 और 4। ना तो 2 इनिशियल है, ना फाइनल है, ना ही 4 इनिशियल है, ना ही फाइनल है, लिहाजा 2 भी एलिमिनेट करनी ही है, 4 भी एलिमिनेट करनी ही है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे पहले। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इन्होंने स्टेट 4 को एलिमिनेट किए। अच्छा जी, अब जब स्टेट 4 एलिमिनेट होगी तो इसका मतलब है कि 2 से क्या हो रहा है, आप 4 पे जा रहे हो, फिर वट एवर इज रिटन ऑन द लूप उसको रीड कर रहे हो और फिर दोबारा 2 पे आ रहे हो। दैट मीन्स कि जो सर्किट बना हुआ है इट विल बी चेंज्ड इनटू अ लूप। और लूप कहाँ लगेगी? स्टेट 2 पर, क्योंकि 4 तो एलिमिनेट हो रही है ना। तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि अगर आप स्टेट 2 पर हो तो आप अगर ये इंफॉर्मेशन रीड करो तो जितनी दफा भी रीड करोगे आप स्टेट 2 पर ही रहोगे, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द लूप। ओके, इसके अलावा प्लस इसके अलावा अगर मैं ये इंफॉर्मेशन रीड करूं तब भी मैं 2 से स्टार्ट लेकर दोबारा 2 पर आता हूं। यानी कि एक तो लूप के ऊपर 2 पे ये लिखा रहेगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहां पर वी कैन सी दैट। इसके अलावा प्लस इसके अलावा क्या लिखूंगा? दिस एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि ये लिखी हुई है, concatenated with this entire regular expression, concatenated with this entire regular expression। और क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक लूप पर गिवन थी, लिहाजा इस एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन का आपने क्या किया? होल क्लोजर लिया, जस्ट टू शो कि ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास स्टेट 4 पर एक लूप के ऊपर लिखी हुई थी। और उसके बाद concatenated with this entire regular expression, concatenated with that regular expression। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 4 पे जाऊंगा, लूप रीड करूंगा, वापस 2 पे आ जाऊंगा। इसलिए हमने ये चीज यहाँ पर लूप पर शो की हुई। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अगर ये 4-5 बातें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 को के प्रैक्टिस करने में, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। होपफुली आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देयर इज एन एग्जाम्पल जिसको भी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फिर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स खुद शेयर करूंगा अपनी और उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। बट ये है कि उससे पहले वी नीड टू नो कि बेसिकली एक आध सिंपल एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो सपोज वी आर गिवन दिस ग्राफ, सपोज वी आर गिवन दिस ग्राफ। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक ही इनिशियल स्टेट है मगर फाइनल स्टेट्स 2 हैं। क्लियर? और फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि ये जो ग्राफ है ये ट्रांजिशन ग्राफ है मगर जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनिशियल से 1 के दरमियान जो एज है उस पर ए बी कोमा बी ए लिखा हुआ है। ए बी कोमा बी ए ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में कोमा नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ डबल ए कोमा बी लिखा हुआ है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में कोमा नहीं आता। लिहाजा सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि इस ग्राफ को चेंज करना है इनटू अ जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ। तो जब मैं इसको जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में चेंज करूंगा
तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ही स्टेप में दो काम किए हुए हैं। आप इसको इस फाइनल स्टेट को फिलहाल जरा छोड़ दें और खाली यहाँ तक फोकस रखें, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहला काम ये हुआ कि हमने ये जो रेगुलर ये जो यहाँ पर एच के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है ताकि ओवरऑल ग्राफ जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ बन जाए। तो ये जो कोमा है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ प्लस ऑपरेटर इधर भी और इधर भी। वी कैन सी दैट ए बी प्लस बी ए, अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। डबल ए प्लस बी, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक ही गो में, जबकि आपको ये अलग अलग स्टेप्स में करना चाहिए, एक ही गो में इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये दो फाइनल स्टेट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक इसी जगह पे जहां पर आपने इनको रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज किया, उसी जगह पे उन्होंने कहा कि एक न्यू फाइनल स्टेट बना लो और जो पुरानी फाइनल स्टेट्स हैं उसको न्यू फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दो थ्रू दी लेम्डा इनपुट। टू द लैम्डा नल स्ट्रिंग ट्रांजिशन की मदद से आपने पुरानी फाइनल स्टेट्स को, जो कि 2 और 3 थी, उनको कनेक्ट कर दिया विद द न्यू फाइनल स्टेट जिसको आपने नाम दिया 4, और प्लस सिंबल है शोइंग के ये एक फाइनल स्टेट है। ओके जी, नाउ वो हमें कहेंगे कि आपने स्टेट एलिमिनेशन करनी है और इस ग्राफ की रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी है, यानी कि बेसिक जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो ग्राफ है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी है। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। रिमेंबर वन थिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ये एलिमिनेट नहीं होंगी। इसके अलावा जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, स्टेट 1 भी, स्टेट 2 भी, स्टेट 3 भी, ये सब की सब एलिमिनेट होंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल में इन्होंने शॉर्टकट यूज किया हुआ है, बट मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को पहले समझाऊं कि वन बाय वन स्टेप वाइज आपको चाहिए कि आप इसको वन बाय वन एलिमिनेट करें, और करना भी ऐसे ही चाहिए वरना गलती के चांसेस होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास स्टेट 1 स्टेट 2 से कनेक्टेड है और 2 4 से कनेक्टेड है। सिमिलरली स्टेट 1 3 से कनेक्टेड है और 3 4 से कनेक्टेड है। यानी कि ये जो स्टेट 2 है और ये जो स्टेट 3 है, ये हमारे पास एक लाइन में आ रही हैं, 1 से 2, 2 से 4, या 1 से 3, 3 से 4। दैट मीन्स कि ये मिडल वाली जो स्टेट्स हैं 2 और 3, इनको पहले एलिमिनेट करना चाहिए। तो वन बाय वन करना चाहिए, पहले 2 को कर लें फिर 3 को कर लें। इन्होंने एक ही गो में 2 और 3 दोनों को एलिमिनेट किया हुआ है। सपोज अगर आप 2 को एलिमिनेट करेंगे पहले, तो आपके पास 1 से 2 के रास्ते आप 4 पे आते हो, क्या रीड करके, ट्रिपल ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। यानी कि अगर आपने 1 से 4 पे जाना है और 2 को बाईपास करना है, तो आप क्या रीड करेंगे, ट्रिपल ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। सिमिलरली जब 3 को बाईपास करेंगे तो डबल बी ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। तो इन्होंने एक ही स्टेप में 3 को भी बाईपास किया हुआ है और डबल बी कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। यानी कि यहां से यहां जाना है तो ट्रिपल ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा, या फिर डबल बी ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। वो जो या फिर है दैट इज शोन बाय दिस प्लस ऑपरेटर। ठीक है जी, अब वंस आपने 2 और 3 को एलिमिनेट कर दिया, आपके पास ये शक्ल आ गई ग्राफ की। अब जारी बात है, ना तो इनिशियल एलिमिनेट हो सकती है ना ही फाइनल एलिमिनेट हो सकती है, तो दरमियान में ये जो 1 है इसी ने एलिमिनेट होना है। तो जब आप 1 को एलिमिनेट करोगे तो आप इनिशियल से फाइनल तक कैसे आओगे, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए ब्रैकेट में लिखा आपने, कंकेटिनेटेड विद डबल ए प्लस बी का होल क्लोजर। क्यों, क्योंकि ये चीज लूप पे लिखी हुई है। तो ए बी प्लस बी ए कंकेटिनेटेड विद जॉइंड विद डबल ए प्लस बी होल क्लोजर, concatenated with triple A plus double BA, concatenated with triple A plus double BA। आपको पता होना चाहिए कि लेम्डा
जिसके साथ भी कंकैटिनेट होता है, लेमडा अपनी एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है, लेमडा डिसॉल्व हो जाता है और पीछे वही स्ट्रिंग बचती है जिसके साथ वो कंकैटिनेट हुए। यानी कि ट्रिपल ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा एक्चुअली मींस ट्रिपल ए। डबल बी ए कंकैटिनेटेड विद लेमडा एक्चुअली मींस डबल बी ए। लिहाजा यहाँ पर लेमडा आपको नजर नहीं आ रहा बल्कि डायरेक्टली ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए लिखा हुआ है। सो इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं, एक स्टेट इनिशियल है, एक फाइनल है, और दरमियान में जो एज आया उस पे एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, किसकी? उस ग्राफ की which was given to us, and we can see that this was that graph। इस ग्राफ की हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग द बायपास एल्गोरिथम एंड स्टेट एलिमिनेशन मेथड हमने बेसिकली इसका जो सा है रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई कर ली है। दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करूँगा, और इसके बाद आई हैव गॉट फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने पिक्चर की शक्ल में शेयर की हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ट्रिकी हैं, मगर ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जांपल है मेरे ख्याल से इसको भी देखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो लेट मी डिस्कस दिस वन एज वेल। ये वो ग्राफ है जो कि हमें स्टार्ट में दिखाया गया था कि ये हमारे पास ग्राफ है। ये ऑलरेडी जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है, लिहाजा हमने इसको मजीद तो जर्नलाइज करना नहीं है। दो इनिशियल स्टेट्स थी तो हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट बना ली, पुरानी इनिशियल के साथ वाया नल स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया। दो फाइनल स्टेट्स थी, दोनों फाइनल स्टेट्स को एक न्यू फाइनल स्टेट के साथ थ्रू नल स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट कर दिया। अब हमारे पास ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और ये 1 2 3 और 4 इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, यानी कि इन स्टेट्स को वन बाय वन मुझे एलिमिनेट करना है। किसी भी सीक्वेंस में कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि 1 से 3 पर एरो जा रहा है बी रीड करके, और 1 से ही 3 पे एरो जा रहा है डबल ए रीड करके। तो बजाय दो एरोस के हमने एक ही एरो बनाया, उस पर लिखा कि 1 के ऊपर अगर बी आए तब भी डबल 3 पे जाओ, और 1 के ऊपर अगर डबल ए आए तब भी 3 पर जाओ। सिमिलरली 2 के केस में भी ऐसा ही है, 2 के ऊपर अगर इनपुट ए आए तो 4 पे जाओ, और अगर 2 पर इनपुट डबल बी आए तब भी 4 पे जाओ। ओके जी, दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो उन्होंने एक ही गो में स्टेट्स को एलिमिनेट किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 और 3 को भी एक ही गो में एलिमिनेट कर दिया, 2 और 4 को भी एक ही गो में एलिमिनेट कर दिए। अगर मैं 1 को एलिमिनेट कर दूं तो क्या होगा? लेमडा कंकैटिनेटेड विद बी प्लस डबल ए, एंड आई विल गो टू 3। क्लियर? लेमडा, सॉरी ये ऊपर चला गया, वेट अ सेकंड। अच्छा, let me come back to the example। जी, तो हुआ ये कि इन्होंने 1 और 3 दोनों को एक ही गो में एलिमिनेट किया हुआ है। तो अगर मैं 1 को पहले एलिमिनेट करता हूं तो क्या होगा? लेमडा कंकैटिनेटेड विद बी प्लस डबल ए, और मैं 3 पे आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं इस 3 को भी साथ ही एलिमिनेट कर दूं तो क्या होगा? लेमडा कंकैटिनेटेड विद बी प्लस डबल ए कंकैटिनेटेड विद बी क्लोजर कंकैटिनेटेड विद लेमडा, और मैं फाइनल पे चला जाऊंगा। यानी कि अगर मुझे इनिशियल से फाइनल पे जाना है और इन दोनों को मैं एक ही गो में एलिमिनेट करता हूं तो क्या हो रहा है? लेमडा concatenated with b plus double a concatenated with b closure concatenated with lambda। So I can see that same information is written over here कि इनिशियल से अगर फाइनल पे जाना है तो लेमडा joined with b plus double a, lambda joined with b plus double a joined with b closure joined with b closure and then joined with lambda। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जब 2 और 4 एलिमिनेट होंगी, lambda concatenated with a plus double b concatenated with a closure concatenated with lambda।
तो सेम इंफॉर्मेशन जो सी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्योंकि लेमडा तो डिसॉल्व हो जाता है एज आई टोल्ड यू, तो ये लेमडा भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, पीछे ये चीज बच जाएगी, दैट इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, ये चीज। अब क्योंकि ये दोनों एरोज इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, दोनों एरोज इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो बजाय दो अलग अलग एरोज के हमने एक ही एज बना दिया इनिशियल और फाइनल के दरमियान। पहले हमने लिखा बी प्लस डबल ए ब्रैकेट्स क्लोज्ड, बी का क्लोजर, प्लस ए प्लस डबल बी ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ए का क्लोजर, that is written over here. So this will be the final regular expression for our graph. Okay जी। अब we have got another example over here, और even की लैंग्वेज की ये एग्जाम्पल है। ये even की लैंग्वेज का एक ट्रांजिशन ग्राफ बना हुआ है, और उस ट्रांजिशन ग्राफ को उन्होंने रिड्यूस किया है, और रिड्यूस करके उससे रेगुलर एक्सप्रेशन निकाली है। सो वी विल अगेन look at this example as well अभी for the understanding sake। यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़ा सा एक मसला है। इन्होंने ये जो स्टेट 1 है, यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है और यही हमारी फाइनल स्टेट भी है, लिहाजा ये प्लस सिंबल के साथ इसके ऊपर माइनस सिंबल भी है, ताकि ये शो कर रहा है कि ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। और वी कैन सी दैट कि अगर स्टेट 1 पर डबल ए आए या डबल बी आए, जितनी दफा भी आए वी विल लूप बैक, और अगर ए बी आए या फिर कोमा बी ए आए तो हम 2 पर जाएंगे। 2 पर भी अगर डबल ए आए या डबल बी आए, क्योंकि लूप पे लिखे है जितनी दफा भी आए वी विल स्टे ऑन 2, और फिर इफ वी रीड ए बी एंड बी ए वी गो बैक टू स्टेट 1। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास स्टेट 1 इनिशियल भी है और फाइनल भी है। जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो, तो आप क्या करते हो, है ना, कि आपके पास यहाँ पर एक ही इनिशियल है, एक ही फाइनल है, मल्टीपल इनिशियल नहीं है, मल्टीपल फाइनल नहीं है, मगर क्योंकि इनिशियल स्टेट जो है वही फाइनल है, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते हैं, एक न्यू फाइनल बनाते हैं। और ये जो स्टेट 1 थी, जो इनिशियल भी थी, जो फाइनल भी थी, इस स्टेट 1 को हम न्यू इनिशियल के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन, और इसी स्टेट 1 को क्योंकि ये फाइनल भी थी, तो न्यू फाइनल जिसको हमने 4 नाम दिए उसके साथ भी कनेक्ट कर देंगे थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन, और बाकी का ग्राफ उसी तरह बन जाएगा जैसा ऊपर गिवन है। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इस ग्राफ में हमने इसको जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करना है, लिहाजा यहाँ पर इन जगहों पर वी शुड हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो वी विल राइट डबल ए प्लस डबल बी, वी विल राइट ए बी प्लस बी ए, we will write double a plus double b, we will write a b plus b। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ। उसके बाद हम स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जारी बात है स्टेट 1 एलिमिनेट, सॉरी स्टेट 3 एलिमिनेट नहीं हो सकती क्योंकि इनिशियल है, स्टेट 4 भी एलिमिनेट नहीं हो सकती क्योंकि ये फाइनल है, तो स्टेट 1 एलिमिनेट होगी एंड स्टेट 2 एलिमिनेट होगी। सबसे पहले इन्होंने स्टेट 2 को एलिमिनेट किया। स्टेट 2 को एलिमिनेट करने में क्या हो रहा है, देखें, आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे थे, फिर ये लूप रीड कर रहे थे, फिर दोबारा 1 पे आ रहे थे। इसका मतलब है जब स्टेट 2 एलिमिनेट होगी तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि 1 से 2 पे जाओ, 2 पे लूप रीड करो और दोबारा 1 पे आओ, ये हमने रिकॉर्ड करनी है, लिखनी है। कहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप 1 से स्टार्ट ले रहे हो, 2 पे जा रहे हो और दोबारा घूम के 1 पे आ रहे हो, दैट मीन्स 1 पर लूप लगेगी। 1 पर ऑलरेडी लूप है जिसपे क्या लिखा हुआ है, डबल ए प्लस डबल बी, डबल ए प्लस डबल बी। इसके अलावा एक और लूप आ जाएगी जो कि इन्होंने यहाँ बनाई हुई है, एज सच नीड नहीं थी, आगे इन्होंने खत्म कर दी है। बेसिकली आप इसी लूप में आगे प्लस लिखकर ये इंफॉर्मेशन लिखते। तो एनीवेज एक तो ये लूप थी, दूसरी लूप क्या बनेगी, ए बी प्लस बी ए कंकैटिनेटेड विद डबल ए प्लस डबल बी का होल क्लोजर बिकॉज इट इज रिटन ऑन द लूप
concatenated with AB plus BA and you come back to 1. तो आप ये देख सकते हो AB plus BA concatenated with double A plus double B का whole closure concatenated with AB plus BA. You can see that is written on the loop. ओके जी, फिर अगली स्टेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को बजाय दो अलग अलग लूप्स पे लिखने के वही काम किया जो हम कह रहे थे कि डबल ए प्लस डबल बी प्लस आगे ये इंफॉर्मेशन, डबल ए प्लस डबल बी प्लस आगे ये वाली इंफॉर्मेशन। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट 1 को एलिमिनेट किया, यानी कि लैम्डा कंकैटिनेटेड विद व्हाटएवर इज रिटन ऑन द लूप, और क्योंकि ये लूप पे लिखा है लिहाजा इसका होल क्लोजर, तो lambda concatenated with the whole closure of this thing concatenated with lambda will take me to 4. 3 से 4 इनिशियल से 4 पर कैसे आया, lambda रीड की, फिर ये एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन का होल क्लोजर लिया क्योंकि ये लूप पे था, एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन का होल क्लोजर लिया क्योंकि ये लूप पे था, कंकैटिनेटेड विद lambda, तो मैं 4 पे आ गया, और अल्टीमेटली क्योंकि lambda जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा, लिहाजा एट द एंड जो मेन रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, तो दैट इज रिटन ओवर हियर। आई होप के ये फ्यू एग्जांपल्स जो सी हैं इनसे काफी हद तक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, और आने वाले हमारे जो एक दो और लेक्चर्स होंगे उसके अंदर वी विल लुक एट a couple of examples, 3-4 more examples regarding the Clean's theorem part 2, कि किस तरह से हम given graph से regular expression बनाते हैं, और that will help you out, और अपनी practice अपने साथ साथ करनी है definitely, क्योंकि इन चीज़ों की proper understanding develop होती है practice के साथ, खाली lecture नहीं सुनना बल्कि अपनी तरफ से खुद से ग्राफ्स बनाएं और उन ग्राफ्स की रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करें और मुझसे शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो MS टीम्स के ऊपर यू कैन डिस्कस इट विद मी। इसके अलावा मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी मोड यूज कर सकते हैं आप और क्वेरी कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो और सवाल करो, so that आपको जो भी confusion है वो दूर की जा सके। Well, thank you very much. God bless you. अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। Thank you very much बच्चा। Inshallah we will meet till the next lecture. Allah Hafiz. Thank you. Assalamu alaikum.